हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में साइकोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। ये अभी कॉग्निटिव प्रोसेस यूनिट चल रहा है और उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है परसेप्शन। इससे पहले वीडियो में हम अटेंशन के बारे में बात कर चुके हैं कि अटेंशन क्या होता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि परसेप्शन क्या होता है। उसके साथ साथ परसेप्शन कौन से टर्म से डिराइव्ड हुआ है, या फिर परसेप्शन के प्रिंसिपल्स या फिर फीचर्स क्या हैं, कॉजेस क्या हो सकते हैं एरर के, और एरर क्या है परसेप्शन में। तो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। बोर्ड पे ऑलरेडी मैं सब कुछ मेंशन कर चुकी हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेप्शन जो वर्ड है, ये जो परसेप्शन शब्द है, ये शब्द कहाँ से हमें मिला और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन कम्स या फिर आप डिराइव्ड लिख सकते हो। ठीक है, derived from a Latin word perceptio। ठीक है, अब आप फिर से बोलोगे कि लैटिन वर्ड, तो मैं बहुत बार ये बोलती भी हूँ कि लैटिन और ग्रीक वर्ड से सबसे ज्यादा जो हमारे टर्म्स हैं वो डिराइव हुए हैं। तो लैटिन वर्ड परसेप्टियो से हमें मिला है परसेप्शन, और इसका क्या मतलब होता है, गैदरिंग या फिर रिसीविंग। ठीक है, तो परसेप्शन को हम गैदरिंग या रिसीविंग से रिलेट करते हैं। अब गैदरिंग या रिसीविंग का क्या मतलब हुआ कि परसेप्शन का मतलब ही है आप आसपास अपने देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और उससे आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ रिसीविंग या गैदरिंग की बात हो रही है, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग भी आप लगा सकते हो और नॉलेज भी लगा सकते हो कि आप क्या नॉलेज गैदर कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया अबाउट टर्म, जो परसेप्शन टर्म है ये आपको कहाँ से मिला। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो ये जो डेफिनेशन है ये नॉर्मल डेफिनेशन है, इट्स जस्ट फॉर स्टूडेंट्स की वो अच्छे से समझ पाए। अगर वो एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो ये लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम जब भी हम देते हैं तो हमें एटलीस्ट दो या तीन डेफिनेशंस लिखनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो डेफिनेशन फर्स्ट देखते हैं। परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि perception क्या है। perception is the organization। ठीक है, मतलब मैं ओवरऑल समझा देती हूँ कि क्या है। एनवायरमेंट में या फिर आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, आप उसको देखते हो, आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, आप उसे ऑब्जर्व करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, दैट इज परसेप्शन। ओके, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो आसपास आपके कुछ भी चल रहा है, उसको ध्यान देना और उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, दैट इज परसेप्शन। ठीक है, ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं। परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, फॉर इट इज द वे ईच पर्सन प्रोसेस द रॉ डेटा ही रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है, R.E. सिल्वरमैन ने 1976 में। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में अगर ऐसे डेफिनेशंस लिखते हो तो आप ऑथर का नाम भी लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सेम चीज बोली जा रही है कि एनवायरमेंट में जो भी आपको रॉ डेटा मिल रहा है। अब हम रॉ डेटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रॉ डेटा को अभी आपने अपने बोलते हैं ना डी कोड एन कोड, है ना, आपको अभी बस एक एनक्रिप्टेड डेटा मिला है, आपने उसको डी कोड अभी नहीं किया है। ठीक है, आप उसको समझे नहीं हो अभी, तो वो रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया और वो रॉ डेटा से आप क्या समझते हो, ठीक है, उसको एक मीनिंगफुल पैटर्न देना। सपोज मैं मार्केट गई हूँ और मैंने किसी छोटे से बच्चे को देखा जो ट्रैफिक सिग्नल पे वो कार साफ कर रहे हैं और किसी को बोल रहे हैं कि मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो ये मैंने देख लिया। अब उससे मुझे क्या समझ में आएगा, हो सकता है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, वो उसको स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, पहली चीज। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, मतलब वो ऑर्फन है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि उसको खुद को स्कूल नहीं जाना हो और इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के लिए अर्न करना चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है, मे बी उसके पेरेंट्स डिसेबल्ड हो, इसीलिए वो अर्न करना चाह रहा है, उसकी मजबूरी हो। ठीक है, तो एक सिचुएशन, एक रॉ डेटा देखकर मैंने तीन चीजें समझने की कोशिश की कि ऐसा 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 हो सकता है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप किसी भी रॉ डेटा को देख के क्या मीनिंगफुल पैटर्न निकाल सकते हो या फिर उससे रिलेटेड आप क्या समझ सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स स्लैश फीचर्स ऑफ परसेप्शन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन हो या फिर फीचर्स ऑफ परसेप्शन हो, अगर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन मेंशन करना है तो भी आप ये कर सकते हो, और फीचर ऑफ परसेप्शन मेंशन करना है तो भी आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है विच इज प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। तो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी स्क्रीन पे आपको दो डायग्राम्स दिख रही होंगी। तो डायग्राम देखने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप होता क्या है। तो डिफाइंड एज अ ह्यूमन्स एबिलिटी टू विजुअली डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप ये जो दो इमेज देख रहे हो, एक में आपको लैंप दिख रहा है, ठीक है, और दूसरे में दो फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये दो इमेजेस आपको क्लियर दिख रही होंगी, एक में लैंप दिख रहा है और एक में आपको दो फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते क्या है। परसेप्शन डिपेंड्स ऑन कलर, साइज, शेप, इंटेंसिटी एंड परसीवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है कि परसेप्शन जो भी हम परसीव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा कलर है, किस साइज का है, शेप कैसा है, इंटेंसिटी कैसा है, या फिर जो भी परसीव कर रहा है, मतलब जो भी देख रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इससे क्या मतलब हुआ, आप दोनों इमेजेस को देखो, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, ब्लैक कलर पे, है ना। ब्लैक कलर पे हम फोकस करते हैं तो फर्स्ट में हमें लैंप दिखता है, सेकंड में हमें दो फेसेस दिखते हैं। अब अगर आप कलर चेंज कर दो, ठीक है, अगर आप व्हाइट पे फोकस करोगे तो आपको फर्स्ट में दो फेसेस दिखेंगे और सेकंड में आपको लैंप दिखेगा, ठीक है। जूम करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एम्बिग्विटी occurs without a clear figure ground relationship। अब ये एम्बिग्विटी टर्म है, एक एम्बिग्विटी वर्ड का क्या मतलब होता है, एक ऐसी चीज जिसका बहुत सारे मतलब आप निकाल सकते हो, जो कि बहुत तरीके से आप देख सकते हो। जैसे ये फिगर है, ठीक है, इस फिगर पे अगर आपने ब्लैक कलर पे फोकस किया तो आपको फर्स्ट में लैंप दिखा, सेकंड में आपको दो फेसेस दिखे। बट जैसे ही आपने कलर व्हाइट चूज किया, देखना आपने अपना फोकस जो होता है वो व्हाइट कलर पे लगाया, वैसे ही फर्स्ट में आपको दो फेसेस दिख गए और सेकंड में आपको लैंप दिख गया, ठीक है। इस फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप में लास्ट पॉइंट लिखा है, फिगर्स एंड ग्राउंड्स कैन शिफ्ट बट कैन नॉट बी परसीव्ड साइमल्टेनियसली। मतलब कि फिगर और जो ग्राउंड है वो मतलब शिफ्ट हो सकता है, लेकिन दोनों ही आप एक साथ नहीं देख सकते हो, ठीक है। मतलब अभी देखो, फर्स्ट वाला जो इमेज है, अगर आप ब्लैक पे फोकस करोगे तो लैंप दिखेगा, व्हाइट पे फोकस करोगे तो फेसेस दिखेंगे, लेकिन आप दोनों चीज एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग में क्या होता है, ये आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट प्रिंसिपल object can be perceived meaningfully when they are grouped together. The following principles make our perception more meaningful, ठीक है। तो ग्रुपिंग में कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने टाइप्स लिख दिया हुआ है, लेकिन ग्रुपिंग का ऑल टुगेदर मतलब यही होता है कि कोई भी चीज जब आप ग्रुप में देखते हो तो वो बहुत मीनिंगफुल बन जाती है, ठीक है। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आप इसमें देख सकते हो, नियरर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज ग्रुप। इसमें एग्जांपल दिया है 3 सेट्स ऑफ 2 लाइंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 6 लाइंस है, ठीक है, टोटल 6 लाइंस है, 2 लाइन है, फिर थोड़ा ज्यादा गैप है, फिर 2 लाइन है, फिर थोड़ा ज्यादा गैप है ना। तो आप इसको वैसे ही देख रहे हो कि 2 लाइन है, फिर गैप है, फिर 2 लाइन है, फिर गैप है, ठीक है। आप वैसे देख रहे हो कि 3 पेयर्स ऑफ लाइंस, आप ये नहीं बोल रहे हो कि 6 लाइंस है। क्यों? क्योंकि आपने उसको ग्रुप कर दिया, फर्स्ट वाला एक ग्रुप हो गया, मतलब एक पेयर हो गया, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलता है, सिमिलर साइज, शेप और कलर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज यूनिट, जैसे कि कॉलम ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सर्कल एंड स्क्वायर है ना, लेकिन आपके दिमाग ने क्या किया, फटाक से शेप को अलग कर दिया, ठीक है, कि सर्कल है और स्क्वायर है। तो अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉलम ऑफ स्क्वायर्स एंड कॉलम ऑफ सर्कल दिख रहा है, ठीक है। तो यही
प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी बोलता है कि सिमिलर साइज या फिर शेप है या फिर कलर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप उसे एक यूनिट की तरह से देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? कंटिन्यूअस पैटर्न्स आर परसीव्ड एज होल्स। एग्जाम्पल, अ कर्व्ड एंड अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व्ड लाइन है, लेकिन हमने इसको एक होलसम में ही देखा कि मतलब ये जिगजैग लाइन जो है, हमने इसको अलग अलग नहीं देखा कि एक कर्व्ड लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको हम एक साथ देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर में क्या है? इनकम्प्लीट पैटर्न्स आर परसीव्ड एज कंप्लीट। एग्जाम्पल, लाइन्स फॉर्मिंग अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। अभी आप एग्जाम्पल में देखो तो जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है हमें, इसमें क्या है? लाइन्स कंप्लीट नहीं है, स्क्वायर की भी लाइन कंप्लीट नहीं है, सर्कल की भी लाइन कंप्लीट नहीं है, बट आप इसको समझ पा रहे हो कि हाँ फर्स्ट वाला स्क्वायर है, सेकंड वाला सर्कल है। वो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी परसीव कर लिया हुआ है कि अच्छा ये सर्कल ही होगा, अगर ये लाइंस भी कंप्लीट हो गई तो ये सर्कल ही होगा। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट में क्या है? इसमें परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि एक एग्जामिनर में अवॉर्ड हायर मार्क्स टू द सेम आंसर बुक इन अ प्लेजेंट कॉन्टेक्स्ट देन इन अनप्लेजेंट वन। ठीक है, अब इसका मतलब यही है, जैसे आप एग्जाम पर्पस से अगर मैं बोलूँ आपको कि एग्जाम में आप देखते हो अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, उसने अच्छे से लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग बहुत अच्छी से मेंटेन कर रखी है, तो उसको हायर मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेरेटिव जिसने बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हो। ठीक है, तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट। अगर किसी ने गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हो, चाहे वो सही भी लिखा हो, लेकिन जो भी देख रहा है हैंडराइटिंग वो बोलेगा अरे इतनी गंदी हैंडराइटिंग है, पक्का कुछ गलत ही लिखा होगा, और वो मार्क्स वहां पे डिडक्ट कर देंगे। लेकिन अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, उसने भले ही बीच में कुछ गलतियां करी हो, लेकिन उसकी गलतियों पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे अरेंज्ड मैनर में लिखा है, तो उसको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई आपको बचपन से ही बोला जाता है कि हैंडराइटिंग पे थोड़ा वर्क करो, हैंडराइटिंग बेटर रखो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट की। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड आउट शार्पली फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स tend to capture our attention more and can lead to different interpretation। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखो, the surrounding circles make the central circle seem larger than the central circle even though the two are of the same size। ठीक है, तो इसमें क्या है? आप देखो ये जो इमेज आपको दिख रही है, इसमें जो बाहर के सर्कल्स हैं वो बड़े सर्कल है और बीच का जो सर्कल है वो छोटा सर्कल है। ठीक है, लेकिन जब आप इमेज देखते हो तो बाहर के जो सर्कल्स हैं उसके साथ साथ आप छोटा वाला सर्कल भी देख लेते हो कि हाँ ये भी बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यही ये बोलना चाहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट में सराउंडिंग की चीजें देखकर हम बीच वाले को भी जज कर देते हैं, बीच वाले को भी हम वैसा ही परसीव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई डिपेंड्स ऑन द परसीवर्स अडेप्टेबिलिटी टू सिमिलर स्टिमुलाई। जैसे कि वर्किंग इन इंटेंस ब्राइट लाइट मेक्स नॉर्मल सनलाइट सीम डिम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि आप जिस माहौल में आप काम करते हो उसको आप वैसे ही परसीव करना शुरू कर देते हो। जैसे अगर कोई वर्कर है जो कि बहुत ही ब्राइट लाइट में काम करता है, जब आप उसे सनलाइट में भेजोगे, ब्राइट लाइट से जब आप उसे सनलाइट में भेजोगे तो उसे सनलाइट क्या लगेगा? डिम लगेगा। ठीक है, और जैसे हमारे साथ नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता है, जैसे हम घर में जो लाइट्स है उसी में काम कर रहे हैं, तो हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें जो सन है वो बहुत ब्राइट लगता है। ठीक है, डे टाइम पे। तो ये है अडेप्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट प्रिंसिपल्स या फिर फीचर्स या ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल है सेंस ऑर्गन का, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि परसेप्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, आप गलत चीजें परसीव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है सेंस ऑर्गन। इफ
कोन इन रेटिना आर अंडर डेवलप्ड, कलर परसेप्शन इज इम्पेयर्ड। आपको पता है हमारी जो रेटिना है उसमें कोन्स होते हैं और वो हमें कलर, हम कौन सा कलर देख रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कोन सही है या नहीं है, ठीक है। तो अगर कोन सही नहीं होते हैं रेटिना के तो वहां पे कलर परसेप्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ब्लू पेन और रेड पेन, ठीक है, अगर किसी का कोन सही नहीं है, मतलब आईज में कोई प्रॉब्लम है, तो वो तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा ना कलर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेन। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटरी एरिया लीड्स टू लॉस ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन। अब ऑडिटरी एरिया क्या है, तो ब्रेन में हमारे ऑडिटरी एरिया होता है जहां पे मैसेज जाता है। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो वहां मैसेज जाता है, वहां पे जो एनालिसिस होती है वो होता है और फिर उसे हम पता कर पाते हैं कि अच्छा हमने क्या सुना, ठीक है। तो जो ऑडिटरी एरिया है अगर उस जगह पे चोट लग जाए या वहां कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए तो ऑडिटरी सेंसेस जो हैं वो भी इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है मेमोरी इमेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब किसी का पास्ट अगर अच्छा नहीं रहा है तो आगे भी चीजें वो वैसे ही परसीव करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रोड पे जा रही हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक बार दो बार एक्सीडेंट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं रोड पे जाऊंगी तो मैं वैसे ही मतलब मेरा परसेप्शन वैसे ही रहेगा। मेरा जो अटेंशन है वो ज्यादातर इसी जगह पे रहेगा कि मतलब कौन कौन सी जगह पॉसिबिलिटीज है एक्सीडेंट होने की, ठीक है। मेरा दिमाग वैसा हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल एक छोटा सा लिखा हुआ है, अ चाइल्ड मे कॉल अ हॉर्स अ काउ बेस्ड ऑन अ पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक बच्चा एक घोड़े को काउ बोल सकता है बेस्ड ऑन अ पास्ट एक्सपीरियंस। मे बी पास्ट में उसे किसी ने बोल दिया हो कि जो भी एनिमल है जिसके आपको चार पैर दिख रहे हो और वो ग्राउंड में घास खाते हुए दिखे तो वो समझ जाना कि वो काऊ है, ठीक है। और ब्राउनिश कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, तो आप समझ जाना कि वो काऊ है, ठीक है। तो हो सकता है बच्चे को सिर्फ इतना ही डिस्क्रिप्शन दिया हो और इस बेसिस पे आप देखो घोड़े का भी चार पैर होता है, वो भी घास खाता है, वो भी ब्राउन कलर या व्हाइट कलर का होता है, तो बच्चा शायद हॉर्स को वो काऊ बोल सकता है, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या फिर कभी जो भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आता है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। तो पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट पे क्या है, अ स्टैम्प कलेक्टर विल क्विकली नोटिस न्यू स्टैम्प्स। अब जिसको ये एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, तो जो भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं अगर उनके सामने एक नया स्टैम्प लाओगे तो वो फटाक से उसको देख लेंगे और समझ जाएंगे कि ये नया है। क्यों? क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो कहीं भी अगर पेंटिंग देखते हैं तो उन्हें पता है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी नजर ऑटोमेटिकली वहीं चली जाएगी। लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए पेंटिंग्स जस्ट एक, ठीक है, वॉल पे एक पेंटिंग है, ओके आप देखा और निकल गए। लेकिन जो उस चीज को समझते हैं, जिसका उसमें इंटरेस्ट है, वो उसको एक्नॉलेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है नीड्स डिजायर। नीड्स या फिर डिजायर में क्या है, जब आपको भूख लगती है आपके सेंसेस इतने एक्टिव हो जाते हैं कि कहीं से भी अगर खुशबू आ रही हो ना तो आपको बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हंग्री हो, आपका वो सेंस एक्टिव है। कहीं भी अगर खाना बन रहा होता है, खुशबू आ रही है तो बहुत जल्दी उसको समझ जाते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ स्टिमुलाई। ब्राइट या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट अटेंशन। कोई भी ब्राइट चीज हो या कोई भी मूविंग चीज हो तो वो आपको जल्दी अट्रैक्ट करती है, आप नजर वहां घुमा लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन फैक्टर्स पे। इसमें क्या है, परसेप्शन में वेरी बेस्ड ऑन वेदर इट्स डे टाइम और नाइट टाइम, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो साइट सीइंग के लिए, मतलब किसी भी जगह पे जा रहे हो घूमने के लिए, तो हो सकता है कि दिन में वो चीज अलग दिखती है, रात को वो चीज अलग दिखती है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे गए हो, ठीक है। जैसे अगर आप बीच पे गए हो तो सनराइज के टाइम पे या फिर सनसेट के टाइम पे आपको बीच बहुत पसंद आएगा। वही अगर आप दोपहर में जा रहे हो तो बीच आपको थोड़ा मतलब गर्म लग सकता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, है ना। तो वो बेस्ड ऑन आपका टाइम, डे टाइम या फिर आफ्टरनून या फिर इवनिंग, आप कब जा रहे हो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस शिफ्ट हो सकता है और एक्सपीरियंस शिफ्ट होने की वजह से आपका परसेप्शन भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। देन आते हैं हम एरर्स या फिर डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन। अब एरर्स यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। किसी किसी बुक में थर्ड भी लिखा है विच इज डिल्यूजन, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन मैं जिस बुक को रेफर कर रही हूँ उस बुक में हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन ही लिखा हुआ था, तो मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं। ओके, अब हेल्यूसिनेशन क्या होता है, सेम हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अलग से क्लास में। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जो चीज नहीं है वो चीज दिखना,
इज हेलुसिनेशन। ठीक है, मतलब कोई भी सेंसरी स्टिमुलाई वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे परसीव कर रहे हो। आवाज आ नहीं रही है, कोई दिख नहीं रहा है, रूम में कोई है नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको आवाज आ रही है। ठीक है, तो दैट इज हेलुसिनेशन। ओके, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक स्टिमुलाई है, लेकिन आप उसे गलत देख रहे हो, दैट इज इल्यूजन। मतलब रस्सी रखी है, सांप समझ रहे हो, दैट इज इल्यूजन। ठीक है, रस्सी को सांप समझना इज इल्यूजन। और कोई भी नहीं है रूम में लेकिन किसी को देखना इज हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जितने भी हमारे सेंसेस है उतने टाइप के हेल्यूसिनेशन होते हैं। तो ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन। ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन क्या होता है मैं वो समझाना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस फॉर इनएक्यूरेट परसेप्शन। तो कॉजेस फॉर इनएक्यूरेट परसेप्शन में क्या होगा, जो भी हमने यहाँ देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, ये भी आ सकते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि इनएक्यूरेट परसेप्शन लीड कर रहे हैं। मतलब आपका जो परसेप्शन, आप जो चीजें समझ रहे हो वो आप गलत समझ रहे हो। ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट है डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, जो मैंने यहाँ पे बताया था। सेंस ऑर्गन और ब्रेन जो है, अगर वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ या फिर सही नहीं है तो आप गलत चीजें परसीव कर सकते हो। इनएडिक्वेट स्टिमुलस, स्टिमुलस अगर मतलब जो आपको समझना है वही एडिक्वेट नहीं है, चीजें ही, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप उसको कैसे समझोगे, है ना। दैट इज इनएडिक्वेट स्टिमुलस। टू मेनी स्टिमुलाई एट वन टाइम, एक ही टाइम पे आपके सामने बहुत कुछ चल रहा है तो आप किस पे ध्यान दोगे, है ना, क्या समझने की कोशिश करोगे, बहुत सारे स्टिमुलाई हैं वहां पे। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ, अगर आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं वहां पे। नेक्स्ट है लिमिटेड अटेंशन। ठीक है, जैसा यहाँ पे बोला टू मेनी स्टिमुलाई एट वन टाइम, अगर एक ही टाइम पे आपके पास बहुत लोग बात कर रहे हैं तो आपको होगा कि मैं किसकी बात सुनूं, है ना, तो अटेंशन कहाँ दूं। तो लैक ऑफ अटेंशन भी आपके जो परसेप्शन को मतलब ऑल्टर कर सकता है, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिगर मर्ज इन द बैकग्राउंड, जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये जो ग्रुप फिगर ग्रुप रिलेशनशिप, अगर सेम कलर यूज कर दिया, ठीक है, जो हमने बात करी थी कि ब्लैक फिगर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर को आप अलग अलग टाइम पे देखो, लेकिन अगर हम दोनों की जगह ग्रे कलर यूज कर लें और दोनों पूरे स्क्रीन पे ही ग्रे रहे तो क्या आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लास्ट है लैक ऑफ गाइडेंस। लैक ऑफ गाइडेंस एज इन आपको किस चीज पे फोकस करना है आपको पता ही नहीं हो। ठीक है, दैट इज लैक ऑफ गाइडेंस। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनके वजह से इनएक्यूरेट परसेप्शन हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आई नो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, और अगर आपको इसकी डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।